स्वागत है बच्चों फिर से हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, इडिवाइजर मैथमेटिक्स जो रिटर्न है केसी सिन्हा द्वारा, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, देखो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है कि इतने सारे टर्म्स दिए हुए हैं अलग अलग, क्वेश्चन 1, 4, 7, इस तरह से इसमें आपको बताने हैं कि 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस में, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उदाहरण पे सटीक बैठता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या चीज़ है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है, तो उसका चुनाव करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे ही इसका देखो डिफिनेशन आपको बुक में ही मिल जाएगा, बट जब मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ combination of constants and variables connected by one or more signs of fundamentals operation of addition, subtraction, multiplication, and division is called an algebraic expressions। देखिए यहाँ पे बच्चों इतना बड़ा और इतना आपका जो मैंने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया, उसके पीछे का मैं कारण आपको समझाता हूँ। देखो क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उनके लिए मैंने लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, ठीक है, एक से एक या एक से अधिक सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर डिवीजन का साइन हो, तभी वो जाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्राइटेरिया पे सही बैठता है। तो देखो अब हमारे लिए चुनना क्या है, आसान है। ये चीज़ जो है एज अ नोट आप लोग बस लिख के चलना, ठीक है, ये दिमाग में सेट करके रखना कि सर ने ये बताया है ये चीज़, ठीक है, ये वाला पूरा चीज़ जो है आपको बस दिमाग में नोट करके चलना है। इससे होगा क्या कि आपको चुनने में आसानी होगी। अब चलिए मैं यहाँ चुन लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है, 2 + x - 4 × 5। मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूँ
ताकि मैं आपको चुनकर बता सकूं, ठीक है, ताकि मैं आपको चुनकर बता सकूं कि इनमें से कौन सा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। जिन बच्चों को जहाँ भी परेशानी होगी बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और क्या वीडियो में अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके सजेशन से ही हम समझ पाएंगे कि किन बच्चों तक क्या वीडियो का मायने पहुंच पा रहा है। देखो जो आपको लगता होगा कि इतना समय ज़्यादा लगता है, सर ज़्यादा समय लेकर बताते हैं या फिर हमें ज़्यादा वीडियो में समय देना पड़ता है, तो देखो बच्चों फ़र्क यही है हमारे और दूसरे जो भी यूट्यूब्स पे और भी वीडियो बन रहे हैं, उसमें बस आपको फ़र्क एक ही चीज़ दिखेगा कि मैं हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल वे में समझाता हूँ, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, तो थोड़ा बच्चों वीडियो लंबा होगा ही, ठीक है, ये चीज़ आप समझो कि उसमें समझाने में, उसको बताने में वक्त लगता है। अब देखो इनमें से आपको चुनना है, ये 8 चीज़ें हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों मैं फर्स्ट वाला चुनूंगा, क्यों? इसमें कारण ये है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो चीज़ें अस्थिर होती है, तो नंबर जो होते हैं वो जनरली कांस्टेंट ही होते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर को हम लोग एज अ वेरिएबल लिखते हैं, और वेरिएबल की निशानी या वेरिएबल की खासियत यह होती है कि वेरिएबल जो होता है वो अननोन होता है और वो समय के साथ बदलते रहता है, यानी कि एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो इसमें क्या सटीक एक देखो नंबर भी है, यानी कि कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। अब देखो आगे क्या कहता है कि इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स या ऑपरेशनल फंडामेंटल साइंस और फंडामेंटल ऑपरेशंस लिए गए हों, चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, उस क्राइटेरिया पे फिट बैठती है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 4 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया पे फिट होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्राइटेरिया पे फिट होते हैं। 5th हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्राइटेरिया पे फिट होता है। 6 भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्राइटेरिया पे फिट होता है। 7 भी फिट होता है। बट 8 और 2 हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्राइटेरिया फिट नहीं। देखो इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इसमें भी मैथमेटिकल सिंबल्स है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, बट एक चीज जो यहाँ पे मिस है वो है वेरिएबल। और मैंने बताया कि सेट ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल्स तो होंगे ही होंगे। तो इन दोनों वो चीज़ें क्या थी, मिसिंग सी, दैट्स वाई 2nd और 8 नंबर जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों नहीं होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों नहीं होगा। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, हर एक में आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं कि क्या होगा। तो चलो बच्चों हम लोग 2nd का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2nd में मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्या है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, y इंक्रीज बाई 7, y इंक्रीज बाई 7 कितना आसान है, मतलब y में 7 क्या हो गया, अधिक हो गया, y जो है 7 से बढ़ गया। तो जैसे कहने का मतलब है कि मेरे पास क्या कहता है, y इंक्रीज बाई 7, मान लो कि मेरे पास y रुपया था, ठीक है, और कोई कह दिया कि तुमको हम 7 रुपया और दे दिए, तो y इंक्रीज बाई 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, n मल्टीप्लाइड बाई 6, n जो है वो किसके द्वारा मल्टीप्लाई किया है या किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो यानी कि 6n,
ठीक है, चलिए थर्ड का देखिए क्या कहता है, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 8 जो है घटा लिया जाता है किस से, या 8 जो है m में से घटाया जाता है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m माइनस 8, है ना, m माइनस 8। चलिए फोर्थ देखिएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्यू से, तो उसको हम लोग 3 इंटू क्यू भी लिख सकते हैं या फिर केवल 3 क्यू भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसका हो गया आंसर। 5 का देखिएगा बच्चों, a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई क्या है, a डिवाइडेड बाई b है, तो a डिवाइडेड बाई b यानी कि a जो है वो b से क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 6 का देखिएगा, 6 में क्या बोल रहा है देखिए, b एडेड टू a, कितना सिंपल है, b एडेड टू a, b जो है a में जोड़ा जा रहा है। देखो इसमें बस आपको हिंदी करना है, इसका a प्लस b हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे बच्चों क्या है, देखो कहाँ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ p एंड q, 2 जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है किसके सम के अंदर, p और q का सम किया जाता है, और उसमें 2 क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। तो 2 जो है मल्टीप्लाई किस में कर दिया जाता है, p और q के सम में, p और q के सम में। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा बच्चों, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस आप थोड़ा सा उसका मायने समझ लोगे, उसको एक्सप्रेशन पे आप रख लोगे। 8 नंबर देखिएगा बच्चों, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स m, मतलब 2 टाइम m's में से 3 क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो 2 टाइम्स m यानी कि 2m है ना, उसमें से क्या घटा दिया जाता है, 3 घटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, 9 नंबर देखिएगा, 9 में कह रहा है कि 5 एडेड टू 3 टाइम्स p, मतलब p का 3 टाइम करेंगे और उसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, p का 3 टाइम्स करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आखिरी का देखेंगे, देखिएगा 50 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 50 एंड x, 50 टाइम्स मतलब 50 गुना अंतर है किसके, 50 एंड x के बीच, 50 और x के बीच, 50 और x के अंतर का 50 गुना। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो अगर हम इसको अलग करके देखें तो कहता है कि डिफरेंस ऑफ 50 एंड x, तो डिफरेंस ऑफ 50 एंड x हो गया 50 माइनस x, उसका 50 टाइम्स, तो उसका 50 टाइम्स। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना। चलिए थर्ड का देखेंगे, थर्ड a बराबर कितना मान के चल रहा है, a बराबर आपको मानना है 4 और b बराबर आपको क्या मान के चलना है बच्चों, 2 मान के चलना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम हर एक एक्सप्रेशन पे इनकी वैल्यूज को रखकर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी बोल रहे हैं, a प्लस बी, ठीक है बच्चों। अब a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे हमें वैल्यूज जो पुट करना है वो 4 पुट करना है, प्लस का सिंबल है तो प्लस देंगे, b है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी है, मतलब a में से b घटा रहा है, a माइनस बी, तो a कितना है बच्चों, 4 है, अब b कितना है, 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, a इंटू बी, ए बी है ना, यानी कि a इंटू बी, ए के साथ b को गुना कर रहा है, तो a के स्थान पे 4 रखना है और b के स्थान पे हमको क्या रखना है, यहाँ पे पॉइंट भी दोगे तो उसका मतलब वही होता है, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, 4 इंटू 2 दे दो, इससे बेटर है 4 इंटू 2, 4 2 सा 8। ठीक है, एक आखिरी है इसके अंदर, चौथा है
4 नंबर का क्या है बच्चों, देखो a बाई बी, a बाई बी, तो a बाई बी a के स्थान पे कितना 4, b के स्थान पे कितना 2, 2 के टेबल में 4 कटता है कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, तो 2 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ओवर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इजी है बच्चों, बस आप समझना, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे जरूर कमेंट में लिखना कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, या थोड़ा और क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ b बराबर 6, c बराबर 4 एंड x बराबर 2। सेम चीज है बच्चों, यहाँ पे बस a और b की वैल्यूज दी हुई थी, बट यहाँ पे b और c की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू दी हुई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ही सरल सवाल है। चलिए मान लेते हैं b बराबर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 6 होना चाहिए, ठीक है। c बराबर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 4 होना चाहिए एंड x बराबर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। बस इन सारी चीज़ों को, इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना, हमारे क्वेश्चन के अंदर बैठा देना है, जहाँ पे जिसका जगह है उसको वहाँ पे बैठा देना है। 4 अंडर ब्रैकेट b प्लस x, 4, देखो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 6 और x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 2। तो हमें बचपन से बोर्ड में से सिखाया जाता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, बाहर निकल के आएगा, देखो इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि इनटू 6 + 2 8, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोल रहे हैं, 2b प्लस c माइनस 3, ठीक है, आसान है, देखिएगा 2 इंटू बी बच्चों, तो 2 इंटू बी 2 इंटू 6 है ना, b की वैल्यूज है, प्लस c कितना +4 माइनस का 3, चलो 2 6 जा 12, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले बोर्ड मास में काम क्या होता है, BODM, m यानी कि मल्टीप्लिकेशन का काम लें, फिर करेंगे एडिशन, प्लस का 4 माइनस का 3, तो 2 और 12 और 4 को जोड़ोगी तो 16 और माइनस करेंगे 3 है ना, 16 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 30, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में बोल रहा है कि 3b माइनस 2, चलो मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3b माइनस 2 इंटू c प्लस x, कुछ नहीं है यार, एक्सप्रेशन पे बस फिट कर देना है। 3b बोल रहा है तो b का वैल्यू कितना है 6 है, 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू c प्लस x, तो c का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है और x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 6 18 हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12 और 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे बच्चों कि आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि आपको पहचान करनी है, मतलब CID बनना है। कौन सा बनोगे, ACP प्रदुमन या दया दरवाजा तोड़ो, चलो आप लोग डिसाइड कर लेना बच्चों आपको क्या बनना है। पर यहाँ पे देखो क्या है, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए टर्म्स में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का पता लगाना है। तो मैंने अभी हाल में ही जिक्र किया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है, जनरली हम सिंपल सा मोटा मोटी भाषा में समझ के चलो कि नंबर ही हमारा क्या है कांस्टेंट हुआ, और वेरिएबल क्या हुआ XYZ हो गया, ठीक है, या ABCD भी हो सकते हैं। A से लेकर Z तक हमारे क्या होते हैं लेटर्स जो है वो वेरिएबल्स का काम करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में हम लोग एडॉप्ट करके चलते हैं 5 का, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का फर्स्ट है बच्चों, 5 का फर्स्ट में बोल रहा है 1.3x
प्लस 7x माइनस 3.8x। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा क्या है, वेरिएबल है। तो देखो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा और इधर बुक कर देता हूं। देखो इसमें आपको क्या है कि 1.3x दिख रहा है ना, 1.3x प्लस 7x माइनस 3.8x। तो इसमें वेरिएबल्स केवल x ही है बाबू, x और कोई तो है नहीं। और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट के तौर पे क्या निकल के आ रहे हैं, कांस्टेंट के तौर पे हमको 1.3 पहले वाले से मिल जाएगा, दूसरे वाले से 7 और तीसरे वाले से 3.8। सिंबल जो है वो कांस्टेंट के अंदर या वेरिएबल के अंदर कुछ हम लोग लिखते नहीं है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, बच्चों, इसमें देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे x इज अ लिख रहे हैं क्योंकि x एक ही है, ठीक है। x इज अ वेरिएबल, ठीक है। 1.3, 7, 3.8 आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनके अंदर। कोई इशू है बच्चों? आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको अगर कांस्टेंट वेरिएबल का डेफिनेशन याद होगा तो डजेंट इफेक्ट योर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। फिर देखिए 5ab प्लस 3bc माइनस ab। चलो मैं सवाल पहले लिख लेता हूँ यार। आप लोग देखो 5 क्या है, 5ab, उसके बाद क्या है प्लस का 3bc, ठीक है। फिर का है माइनस का ab और प्लस का 2ac। अब इनमें आपको पहचान करनी है कि कौन से कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 5ab प्लस 3bc, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस का ab और प्लस का 2ac। तो इनमें आपको पहचान करनी है कि कौन से कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल हैं। तो इसमें देखिए a b ये वेरिएबल है, देखो b ऑलरेडी है तो ये भी इसके ही अंदर आ गया। तो c a b a c इतना सारा है, तो आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, a b c आर वेरिएबल्स। ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और इसके अंदर के कांस्टेंट क्या हैं, 5, 3 और 2, ठीक है बच्चों। 5, 3, 2 आर कांस्टेंट्स, ये हमारे कांस्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा है, देखो 3/2y, फिर क्या है माइनस का 1/2w प्लस 2 होल 1/8 का भी। तो वेरिएबल तो आप लोग आसानी से पहचान जाओगे बच्चों कि कौन कौन सा है इसमें वेरिएबल, y, w और v। y, w और v आर वेरिएबल्स। ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं बच्चों। अब इसके अंदर कांस्टेंट क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया देखो 3/2 है कि नहीं, और क्या 1/2। अब ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में है तो चाहे तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के लिख सकते हैं, बट अगर आप आंसर शीट को देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया गया। अगर कन्वर्ट करके भी आप लिखोगे तो कोई आंसर में ये नंबर नहीं कटेगा। तो हम लोग जैसे है वैसे लिख के छोड़ देते हैं, 2 होल 1/8, ठीक है। 2 होल 1/8 आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए। चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्या है। आगे नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नंबर 4 में कह रहा है 175 ABC। हाँ तो क्या दिक्कत है, 175 ABC बोल दोगे तो उससे क्या हम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, देखिए वेरिएबल है A और B और C। A B C आर
वेरिएबल्स आर वेरिएबल। जिनको अच्छे से कोई इसका डिफिनेशन याद होगा उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। और 175 इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। चलिए 4 नंबर क्लियर है। 5 में देखिएगा बच्चों, 5 में बोल रहा है 3R, देखो क्या बच्चों बोल रहा है, देखो 3RS बाई 2 है ना, प्लस TS और बाई R। अरे तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या है, RS और इधर का एक T, तो हम लोग लिख सकते हैं RS, और देखो RS इधर भी है और केवल एक T, S और R तो हमने पहले ही लिख लिया, तो केवल इधर क्या बचेगा T, तो हम लोग लिखेंगे RST R वेरिएबल्स, R वेरिएबल्स। अब इसमें कांस्टेंट कौन है, तो देखो कांस्टेंट में 3 और है 2, R कांस्टेंट, R कांस्टेंट। चलिए जिनको कांस्टेंट और वेरिएबल में अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं इसी एक्सरसाइज के अंदर, और मैंने वहां पे इलाबोरेट किया है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या है, 3 प्लस एक्स प्लस क्या है 2y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। देखिए इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक्स और वाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जो है आर वेरिएबल्स, आर वेरिएबल्स। और उसके आगे फिर क्या है, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 2 आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। 7 का देखेंगे बच्चों क्या बोल रहा है, 7 के अंदर देख लीजिए, सवाल देख लीजिए बच्चों। कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो बस ये हमें क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग मिलकर हम लोग को पागल बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखो एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर आर वेरिएबल्स, आर वेरिएबल्स। चलिए और क्या, इसमें केवल 2 ही कांस्टेंट है, तो लिखेंगे 2 इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 7 के बाद हमारा 8 में देखो क्या बोल रहा है, 8 में बोल रहा है कि u बाई v प्लस v बाई w प्लस w बाई x। तो क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत भी नहीं है। देखिएगा u v w और x ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए, u v w एंड x आर वेरिएबल्स, आर वेरिएबल्स। और इसमें अगर कांस्टेंट लिखने की बात आएगी बच्चों, तो हम लोग कांस्टेंट कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म का कोई नंबर है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होगा। 8 के बाद नंबर 9 में देखिए, 9 में है ना, 9 का सवाल क्या बोलता है कि 3t प्लस 2v माइनस 5x माइनस 7, इसके अंदर लिखना है आपको कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। आसान है, देखो t v x r वेरिएबल्स, x r वेरिएबल्स। अब इसमें कांस्टेंट क्या है बच्चों, t है बच्चों, छोटा वाला t मैंने लिखा है। कांस्टेंट क्या है, 3 2 5 7, 3 2 5 7 आर कांस्टेंट्स, आर
कॉन्स्टेंट्स। चलिए 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3x है ना प्लस 2y बटा 3 माइनस 5 अंडर ब्रैकेट p प्लस q प्लस r। तो इसमें क्या परेशानी है ना बच्चों, देखो कितना इजी है क्वेश्चन। चलो देखो, इतना दूर तो अगर बना रहे होगे सारे क्वेश्चन को तो इजी है। x y p q r, x y p q r, r वेरिएबल्स, r वेरिएबल्स 3 2, यहाँ पे देखो एक और 3 है पर हम लोग 2 बार 3 नहीं लिखेंगे, नंबर एक ही है तो एक बार ही लिखकर छोड़ देंगे। 3/3 कॉमा 2/3, फिर क्या है 5 r कॉन्स्टेंट्स, r कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जो है, हाँ 5 का 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कहता है कि लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड आफ्टर नोइंग द पैटर्न्स फाइंड द सेकंड नंबर ऑफ द पेयर हुज फर्स्ट नंबर इज x। देखो कहता है कि इन दिए हुए पैटर्न्स को आपको देखना है, जांचना है, परखना है और इन पैटर्न्स के आधार पे आगे के दो जो खाली ब्लैंक्स हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये बाकी के दो पैटर्न्स भरने हैं। चलिए ठीक है, तो पहले सवाल मैं लिख लेता हूं अपनी कॉपी के ऊपर, फिर मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इजी है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, बता दीजिए बता दीजिए। ठीक है, तो चलो कोई इशू नहीं है, मैं इस पे सारे सवाल जब कर रहा हूं तो ये भी मैं सवाल आपको करके ही दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या, देखिए किस तरह से मैंने किया है। देखिए 1 है, इसके पेयर का क्या है, इसका जोड़ा क्या है 4 है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 2 है, फिर 5 है, फिर बच्चों क्या है 3 है, 6 है, फिर 4 है और 7 है। और यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा है, देखो x है यहाँ पे ना, ये x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ मैं बताता हूँ आपको। देखो तो 3 है, 6 है बच्चों, 4 है, 7 है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये वाला पेयर कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या आएगा बच्चों 5 आएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉमा, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉमा। देखो 1 में 4 लाने के लिए क्या किया, 3 को जोड़ा गया, इसके अंदर 3 नंबर को जोड़ा गया तब ना बच्चों 1 में 4 आया। नहीं तो दूसरा अगर पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 5। ठीक है, तो उसी प्रकार से 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। पर दिक्कत क्या है ना इसमें कि आपको x के टर्म्स के हिसाब से ही आपको क्या करना है, वहां पे नंबर पुट करना है कि x के जगह पर क्या होगा। यानी कि ये वाला नंबर जो है यहाँ पे x में क्या जोड़ें कि ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला पैटर्न जो है जो मैंने बताया 4 5 6 7 8 9, ये वाला काम यहाँ पे नहीं करने वाला, क्योंकि एक आंसर हमारा 9 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस सवाल ही कह रहा है कि x में क्या जोड़ेगा कि अगला यहाँ पे उसका साथी वाला पैटर्न जो निकल के आएगा। तो देखो इसके साथी वाला पैटर्न को निकालने के लिए क्या किया गया है कि 1 में 3 जोड़ा गया है तो आया 4, उसी प्रकार से 2 में 3 जोड़ा जाएगा तो आएगा क्या 5 है ना। 3 में 6 लाने के लिए क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार 4 में 7 लाने के लिए क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई सीरीज रहता है, ऐसे यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो अगर 5 में यहाँ पे हमको इसका अगला नंबर लाना होता है तो क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं ना बच्चों, तब यहाँ पे आता 8। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं x नंबर है और उसका अगला नंबर अगर हमको लाना होगा तो जो भी इसका नंबर होगा उसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ेंगे, तब यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पैटर्न या फिर इसके नेक्स्ट पेयर आ जाएंगे। तो x में क्या जोड़ा गया है, x में यहाँ पे बच्चों क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे x में +3 करेंगे। ठीक है, मान यहाँ पे x में +3 करेंगे तो यहाँ पर का जाकर जो नंबर है इसका जो जोड़ा है वो तैयार
होगा, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 मान लेते हैं, इस तरह से चल रहा है सीरीज, चलते चलते कहाँ पे पहुंच गया x नंबर तक, ठीक है। तो अगला इसका पेयर कैसे तैयार हो रहा है? अगला इसका पेयर तैयार हो रहा है कि जब पिछला नंबर में 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसका अगला नंबर कैसे तैयार होगा? तो जब x में जब इसका पिछला नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर होगा प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं वहाँ पे कमेंट्स में रिप्लाई करते हुए थोड़ा सा और डिटेल वे में मेंशन आपको कर दूंगा। जिन बच्चों को अगर खासा प्रॉब्लम है, ऐसे आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कहता है कि लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर एंड आफ्टर, सेम चीज बच्चों, सेम चीज। इसमें था कि सेकंड नंबर ऑफ द पेयर निकालना था, बट इसमें आगे वाले 3 आपको पेयर्स निकालने हैं। चलो तो मैं क्वेश्चन सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लेता हूँ। 7 नंबर देखना बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे इसको डिफिकल्ट ले रखे हैं। डिफिकल्ट लेने वजह ऐसा कुछ चीज ही नहीं है यार, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। 1 मिनट मुझे समय देना, 1 मिनट से भी मैं आपका कम समय लूंगा। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ तो अपनी नोटबुक पे। आगे के इसमें कितने पैटर्न लिखने बच्चों? 3 पैटर्न लिखने। आगे के हमको इसके 3 पैटर्न्स और करके लिखने हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये किस सीरीज में चल रहा है नंबर। देखो ये 1 है, ठीक है, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ। तो उस प्रकार से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ मैं कॉपी पे दिखाता हूँ आपको, कॉपी पे ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा आपको। देखो ये 1 था बच्चों, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ। तो क्या गैप हो रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 7, तो 7 के बाद आएगा क्या 9, है ना। 9 के बाद क्या होगा 11, 11 के बाद क्या होगा 13, एक एक गैप हुआ है ना। फिर यहाँ 2 है कि फिर क्या हुआ 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया 10, यहाँ पे हो गया 14। तो देखो 4 4 बढ़ रहा है, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 में 4 जोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 18 में 4 जोड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। फिर 22 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा कितना 26। इसका एक सॉल्यूशन और था बच्चों, जो इसका एक और इजी मेथड है, एक और इजी मेथड है कि 1 में 2 लाने के लिए क्या कर दिया है, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी तरह 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, ये दूसरा तरीका है बाबू, है ना। ऐसे भी हम लोग ला सकते हैं, 5 2 जा 10, फिर 7 2 जा 14, है ना। तो फिर यहाँ पे हम 9 लिखते हैं, तो अगला इसका पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता। फिर यहाँ 9 लिख लेते हैं, यहाँ 11 लिख लेते हैं, इसका अगला पेयर लाने के लिए क्या करते हैं, फिर इंटू 2 करते हैं, फिर ये हो जाता। तो 11 के बाद लिखते हैं 13, फिर अगला इसके पेयर लाने के लिए क्या करते हैं 13 2 जा 26। तो ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते थे, जैसे आपकी मर्जी। मैंने 2 आपको मेथड बता दिया, दोनों में आपको जो बेटर वे लगे वो आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहता है कि इफ कॉस्ट ऑफ, देखो बच्चों कहता है इफ कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज ₹150 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, कहता है कि एक रजिस्टर का दाम 150 रुपया है, तो आपको दिए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो चलो फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज इक्वल टू कितना है 150 है बच्चों। तो 2 रजिस्टर्स का आपको निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स की कीमत कितनी हो जाएगी, तो जितना एक का दिया हुआ है 150 रुपया मूल्य, है ना, और दूसरे तो उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ₹300 हो जाएगा, ₹300 हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेकंड का कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, फिर उसी तरह से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज इक्वल टू ₹100 कितना 50 ₹150। सो कॉस्ट ऑफ 3 रजिस्टर्स निकालने के लिए कह रहा है, 3 रजिस्टर्स। तो 3 रजिस्टर्स का क्या हो जाएगा
150 इंटू 3 रुपीज़ 400 रुपीज़ 450 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इन रजिस्टर का निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज इक्वल टू कितना है, ₹100 कितना है बच्चों, ₹150 है। सो कॉस्ट ऑफ एन रजिस्टर्स। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर एन का कैसे निकालेंगे, वहाँ पे तो नंबर था तो उसको गुना कर दिए। तो सिंपल है बच्चों कि कितना भी निकालने के लिए रहे, जितना एक का मूल रहेगा उससे उसको क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 150 इंटू क्या कर देंगे, एन कितना भी रजिस्टर है उससे हमको कोई लिया दिया नहीं है, हमको 150 इंटू क्या कर देना है, एन कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150 एन हो जाएगा। जितना भी रहेगा उसको एन से, मतलब एन के स्थान पे कोई कितना भी नंबर रहे 150 को उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हिसाब किताब इसमें लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। टेकिंग एन एज नेचुरल नंबर, मान लेते हैं कि एन नेचुरल नंबर है। राइट एक्सप्रेशन फॉर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का एक्सप्रेशन कैसे होगा, मतलब जो देखो क्या, सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, देखो मैं इतना यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, बस इवन नंबर समझो। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है कि जिसके इंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और जो डिविजिबल है किससे, और डिविजिबल बाई 2, और डिविजिबल बाई 2, वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। बट अगर ऑड नंबर कहना है तो ऑड नंबर जो होता है वो सिंपली क्या होता है, अगर एक लाइन में मैं कहूँ, एक लाइन में ये कहूँ तो जो नॉट डिविजिबल बाई, यहाँ पे सॉरी, नॉट डिविजिबल बाई 2, एक लाइन में अगर मुझे कहना है नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, विभाजित नहीं होता है, जो 2 से कटता नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर, देखो एक क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे 3 अलग अलग टर्म से गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको तीनों टर्म समझा देता हूँ। पहले नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यही ना हो गया बच्चों। कहता है कि ऑड एक्सप्रेशन लिखना है, तो देखो ऑड एक्सप्रेशंस के लिए आपको ऑड एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपको इसका ऑड एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो बताना है। चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे चल रहा है, नेचुरल नंबर को हम लोग n मानते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं n के स्थान पे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, एक से लेकर कुछ भी। तो 2n, क्योंकि हम लोग ऑड के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं -1। अब कहोगे सर ये कैसे आप डायरेक्ट लिख दिए कि 2n-1 जो है वो ऑड का एक्सप्रेशन होगा। देखो बच्चों इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे। जैसे यहाँ पर से कोई भी एक नंबर पकड़ के चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर से एक नंबर मैंने उठा लिया, चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए 1 उठा लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला एक तरह से बन गया 2 इंटू एन, एन माने नेचुरल नंबर, तो एन माने नेचुरल नंबर 1 में से 1 घटाएंगे तो देखो हमेशा हमको ये चीज़ ऑड के ही रूप में आएगा। जैसे 2 में से 2 इंटू 2 बन जा, क्या हुआ बच्चों, 2 बन जा 2, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या मिला, देखो मिला ना 1, मिला ना 1, है ना। उसी तरह से और इसको प्रूफ करने के लिए, और इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं कि कैसे ये चीज़ हुआ। देखो 2 और n यानी कि नेचुरल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, चले एडॉप्ट कर लेते हैं इस पर, 5 में से 1 घटाएंगे क्योंकि हमको ऑड का एक्सप्रेशन लाना है बच्चों, ऑड का एक्सप्रेशन लाना है तो उसके लिए हमको ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑड माने क्या, मतलब जो 2 से नहीं कटता है तो 1 नहीं। अब देखो 2 5 जा क्या होता है बच्चों, 2 5 जा 10, 10 में से 1 गया, बचेगा कितना 9। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो गया 9। ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है ना कि अगर हम लोग किसी नेचुरल नंबर में, कोई नेचुरल नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं, कोई नेचुरल नंबर में
टू गुना करते हैं, 2 गुना करते हैं, फिर 1 उसमें से, फिर 1 उसमें से घटा देंगे, तब वह ऑड एक्सप्रेशन देता है, वह ऑड एक्सप्रेशंस देता है, वह ऑड एक्सप्रेशंस देता है। ये मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ये नोट के तौर पे रख लो आप, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सवाल जब आएंगे एग्जाम के अंदर तो बस आपको ये वाला लिख के छोड़ देना 2n-1। पर 2n-1 कहाँ से आएगा ये भी तो पता चलना चाहिए। समझ में आया? 2n मतलब n नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर 2 से गुना करते हैं फिर उसमें 1 घटा देते हैं तो हमेशा एक ऑड एक्सप्रेशन निकल के आएगा, एक ऑड नंबर निकल कर आएगा। सो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना समय मुझे दिया है अपना, ठीक है। तो जो कुछ भी वीडियो के अंदर अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर आपने ये अच्छा बताया। अगर आपको कुछ उसमें समझ नहीं आया, कुछ बुरा लगता है तो आप प्लीज़ उसको भी कमेंट कीजिए कि सर ये आप ख़राब बता रहे हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे गलतियाँ हैं क्या है नहीं है। उसके अलावा मैं कहूँगा एक छोटा सा गुजारिश है कि जिन बच्चों को अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आया उनके साथ शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दो। देखो मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा फ़ायदा ये है कि जैसा कि मैंने अपने चैनल के अंदर मेंशन कर रखा है कि जिन हालातों से मैंने गुजरा है कि जहां मुझे एक सही टीचर का हमेशा कमी खला है, ठीक है, हमेशा एक सही गाइडेंस की कमी खली है, वो कमी आपको नहीं महसूस हो, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने अपने बचपन में ये सारी गलतियां की हैं, ठीक है, वो आप ना करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बच्चा बच्ची के तरह हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इससे मेरा ही फ़ायदा हो, क्योंकि अगर घर का कोई सदस्य को कुछ हासिल हो जाए तो उसके माता पिता, उसके बड़े भाई बहन कितने खुश होते हैं। तो बस मेरे फ़ायदा इसी में है बच्चों। और आपका फ़ायदा क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है वहाँ पे आपको कभी भी अब आगे महसूस नहीं होगी। अगर आगे किसी भी तरह को आपको दिक्कत होती है तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कमेंट करो फटाफट और उस पर वीडियो पालो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।